दोस्तों, ये साल 1985 था। जापान की राजधानी टोक्यो से जापान एयरलाइंस का एक बोइंग 747 प्लेन उड़ान भरता है। इस जहाज को टोक्यो से ओसाका जाना था और इस सफर में इस प्लेन को 1 घंटा लगने वाला था। मगर बीच रास्ते में इस प्लेन के साथ एक ऐसी घटना घटती है जो बाद में इतिहास बन जाती है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे कोई भी जापानी याद नहीं रखना चाहता। और याद क्यों नहीं रखना चाहता, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। न्यू एपिसोड के वीडियोस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, 70 के दशक में बोइंग 747 दुनिया भर की एयरलाइन कंपनी का एक सबसे पसंदीदा प्लेन था। बोइंग 747 प्लेन को बनाते समय बोइंग कंपनी ने इस प्लेन में सेफ्टी और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज का पूरा ध्यान रखा था। इस प्लेन की मैक्सिमम पैसेंजर कैपेसिटी 580 थी। इतने पैसेंजर्स को एक साथ लेकर उड़ने वाले जहाज से एयरलाइन कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही थी। इसलिए ये प्लेन उस समय हर एयरलाइन कंपनी के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बराबर था। इन सब की वजह से ही जापान एयरलाइन कंपनी ने भी इस बोइंग 747 का एक विमान 1978 में अपने बेड़े में शामिल किया। 2 जून 1978 को एक दिन टोक्यो में लैंडिंग करते समय इस नए बोइंग प्लेन की टेल रनवे से टकरा जाती है। इस इम्पैक्ट की वजह से इसकी टेल में दरार पड़ गई थी। सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए मात्र 10 घंटे में ही उस दरार को टेक्नीशियन के द्वारा रिपेयर कर दिया जाता है और अगले दिन फिर से यह प्लेन अपनी हवाई यात्राएं शुरू कर देता है। अब साल 1985 आ जाता है। इस रिपेयर टेल वाले प्लेन ने अब तक लगभग 22,000 उड़ानें पूरी कर ली थी। इतनी उड़ानों की वजह से इसकी रिपेयर टेल में धीरे धीरे गैप बढ़ना शुरू हो गया था। हैरानी की बात तो ये है कि इस गैप पर किसी की नजर भी नहीं गई थी। अगस्त के महीने में जापान में एक ओबोन फेस्टिवल बनाया जाता है। उस दिन पूरे जापान की सरकारी छुट्टी होती है और लोग अपने पूर्वजों की याद में अपने अपने नेटिव प्लेस पर जाते हैं। 1985 के अगस्त महीने में ओबोन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए 509 यात्री इस प्लेन की टिकट करवाते हैं। उस दिन इस प्लेन में 15 क्रू मेंबर और 2 पायलट मौजूद थे। इस प्लेन के कैप्टन युताका साशी को 4000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इस प्लेन में उनको गाइड करने के लिए 49 वर्षीय एक सीनियर को पायलट मसामी ताकाहामा मौजूद थे। ताकाहामा को बोइंग 747 की फ्लाइंग का 15,000 घंटे का एक्सपीरियंस था। शाम 6 बजे ये प्लेन टोक्यो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों, क्रू मेंबर और पायलट्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सफर पर ये हंसी खुशी निकले हैं, इनका ये सफर कभी पूरा नहीं हो सकेगा। ये फ्लाइट 13,000 फुट की हाइट मेंटेन कर लेती है। तभी कैप्टन को एक मैसेज मिलता है कि ओसाका में आज तूफान आने की संभावना है। इसलिए पायलट अपनी डेली रूटीन वाले पाथ को छोड़कर एक दूसरा रूट पकड़ लेता है। उस रूट पर दूसरी फ्लाइट भी फ्लाई कर रही थी, इसलिए आज उन्हें 18,000 फुट की बजाय 24,000 फुट की हाइट को मेंटेन करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हिदायत मिलती है। 24,000 फीट पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस प्लेन के अंदर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सप्लाई प्लेन के इंजन के थ्रू ही करी जाती है। प्लेन का इंजन लगातार प्लेन के अंदर ऑक्सीजन भरे जा रहा था ताकि अंदर बैठे पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो। लगातार ऑक्सीजन सप्लाई से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन का दबाव बढ़ता जा रहा था, मगर इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती क्योंकि प्लेन का ढांचा उसी हिसाब से बनाया जाता है कि वो एयर प्रेशर को होल्ड कर सके। मगर जैसा आप जानते हैं, इस प्लेन में 7 साल पहले एक गड़बड़ हुई थी। जैसे जैसे ऑक्सीजन का दबाव बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उस रिपेयर वाले हिस्से पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था और ठीक 22 मिनट बाद यानी 6:22 पर प्लेन का रिपेयर वाला हिस्सा अचानक से एक धमाके के साथ प्लेन से अलग हो जाता है और प्लेन के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। इस धमाके की वजह से प्लेन के अंदर एकदम से ऑक्सीजन का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है और लोगों का सामान प्लेन के पिछले हिस्से से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। पायलट को इस बात का उस समय तक पता नहीं चलता, मगर थोड़ी देर बाद कॉकपिट में लो एयर प्रेशर का अलार्म बज पड़ता है और तभी एक क्रू मेंबर
पायलट को इंटरकॉम से कॉल करके बताता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। इमरजेंसी में पायलट सीट बेल्ट के सिग्नल को ऑन कर देता है और ऑक्सीजन मास्क भी बाहर निकल आते हैं। इसी तरह से लोग अपने आप को सीट पर टिका पाने की जद्दोजहद करते हैं और ऑक्सीजन मास्क को अपने मुंह पर लगा लेते हैं। यह धमाका इतना बड़ा था कि इसकी वजह से ऑक्सिलरी पावर यूनिट, रडर और एलिवेटर सब टूटकर गायब हो चुके थे। इस इमरजेंसी सिचुएशन में प्लेन के कैप्टन एक स्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं। ये स्ट्रेस सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो आसपास मौजूद सभी प्लेन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक साथ रिसीव होता है, जिससे सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जिस प्लेन से ये स्ट्रेस सिग्नल आया है वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। फ्लाइट के कैप्टन अब वापस टोक्यो जाने के लिए अपने प्लेन को मोड़ते हैं, मगर ऐसा करते ही प्लेन बुरे तरीके से हवा में हिचकोले खाने शुरू कर देता है और उसके सभी कंट्रोल्स काबू से बाहर हो जाते हैं। इस टर्न के प्रेशर की वजह से प्लेन के सारे हाइड्रोलिक्स फेल हो जाते हैं और ये जापान एयरलाइंस का प्लेन हवा में बिना किसी कंट्रोल के यहाँ वहाँ झुकते हुए डच रोल करना शुरू कर देता है। डच रोल अगर किसी प्लेन में शुरू हो जाता है तो इसका मतलब होता है उस प्लेन को क्रैश होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्लेन में मौजूद दोनों पायलट इस प्लेन को कंट्रोल करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, मगर हाइड्रोलिक्स के फेल होने की वजह से बहुत कोशिश करने पर भी ये प्लेन उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। उधर कॉकपिट में पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और प्लेन के अंदर केबिन क्रू इस खौफनाक सिचुएशन में लोगों की ऑक्सीजन मास्क लगाने में मदद कर रहे थे। पायलट इस समस्या से जूझ ही रहे थे कि तभी ऑक्सीजन की कमी से दोनों पायलट हाइपोक्सिया का शिकार होने लगे थे। हाइपोक्सिया वो सिचुएशन होती है अगर किसी इंसान को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है तो उसका दिमाग धीरे धीरे बेहोशी की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों ही पायलट इस बेहोशी के आलम में किसी तरीके से प्लेन को ऊपर नीचे करके क्रैश होने से बचा रहे थे। तभी सीनियर पायलट प्लेन को जैसे तैसे करके नीचे 10,000 फुट की ऊंचाई पर ले जाने में जुट जाते हैं ताकि पैसेंजर्स और पायलट को सांस लेने में आसानी हो सके, उन्हें ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके। उधर एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार पायलट्स को जवाब देने के लिए कहता है, मगर पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात को अनसुना करते रहते हैं क्योंकि दोनों पायलट्स की प्रायोरिटी सबसे पहले प्लेन को नीचे ऑक्सीजन के लेवल तक ले जाने की थी। पायलट प्लेन को नीचे ले जाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर बिना रडार के और बिना टेल के उस प्लेन को नीचे ले जाने में उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस सीनियर पायलट एक टेक्निक को फॉलो करते हैं जिससे शायद ये प्लेन नीचे जा सकता था। वो सीनियर पायलट लैंडिंग गियर के नोब को खींच देता है। पायलट ये सोच रहा था कि शायद लैंडिंग गियर के ये प्लेन नीचे जाना शुरू हो जाएगा और होता वैसा ही है। प्लेन सीधा नोज के बल नीचे की तरफ तेजी से जाना शुरू हो जाता है। सीनियर पायलट अपने को पायलट को इंस्ट्रक्शन देता है कि जैसे ही हम एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तभी हमें किसी भी तरीके से पूरा दम लगाकर थ्रोटल लीवर को ऊपर तक खींचना है। प्लेन जैसे ही नीचे ऑक्सीजन के लेवल पर पहुंचता है तो पायलट और पैसेंजर को सांस लेने में थोड़ी आसानी होती है। तभी पायलट को दूर सामने पहाड़ियां दिखाई देती है। दोनों पायलट फटाफट थ्रोटल लीवर को पूरी जान लगाकर ऊपर की तरफ खींच देते। इस अचानक हुए बदलाव से प्लेन सीधा नाक के बल ऊपर उठना शुरू हो जाता है और 11,000 फीट से सीधा 18,000 फीट की हाइट पर चला जाता है। एक बार फिर से हिचकोले खाने शुरू कर देता है। पायलट अब अपना आखिरी दांव चलता है। वह प्लेन के विंग में लगे फ्लैप को ओपन कर देता है, जिसके ड्रैग की वजह से प्लेन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है और सीधा उड़ने लगता है। मगर कुछ सेकंड स्टेबल रहने के बाद प्लेन एक बार फिर जोर जोर से हिलने लगता है क्योंकि इस प्लेन का लेफ्ट विंग का फ्लैप लगातार डाउन होता जा रहा था और इस वजह से प्लेन राइट साइड को झुकता जा रहा था। एक बार फिर इसे कंट्रोल करने के लिए को पायलट राइट साइड के इंजन की स्पीड को बढ़ा देता है, मगर यहाँ सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जैसे ही इंजन की स्पीड को बढ़ाया जाता है तभी प्लेन का राइट विंग टूटकर प्लेन से अलग हो जाता है और अब ये प्लेन सीधा एक लोहे के टुकड़े की तरह जाकर नीचे तक माया पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस प्लेन को लगातार रडार पर देख रहे थे और एकदम से ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है। ऐसा होते ही ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसर जाता है और वहां मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि जापान एयरलाइंस का ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एक दूसरा प्लेन वहीं कुछ दूर से गुजर रहा था।
वह इस बात की जानकारी ट्रैफिक कंट्रोल को देता है और 1 घंटे बाद वहां हेलीकॉप्टर और बचाव दल आ पहुंचता है। मगर अफसोस, इस दर्दनाक हादसे में 509 पैसेंजर, 15 क्रू मेंबर और 2 पायलट्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। पायलट ने इस प्लेन को बचाने का हर संभव प्रयास किया था, मगर एक छोटी सी दरार इन सब यात्रियों के जीवन को ले बैठी। इस दुर्घटना के बाद इंक्वायरी कमेटी उस प्लेन के सारे मेंटेनेंस स्टाफ को नौकरी से निकाल देती है और भविष्य में इस तरह का हादसा ना हो, इसके लिए जापान एयरलाइंस प्लेन इंस्पेक्शन के बहुत कड़े नियम बना देता है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। आपके प्यार भरे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपसे मिलते हैं अगले शनिवार शाम 7 बजे फिर ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।